कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्रैश कोर्स का आज जो आपकी अगला सेशन है डे 48, ठीक है, यानी आपका जो 48 नंबर की क्लास है। और यहाँ पर जो हम शुरू करेंगे वो ये देखेंगे कि जो कल लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था उत्तराखंड वाला पोर्शन, उसको पहले आज मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम जीएस देखेंगे और इस हफ्ते आपका कंप्यूटर नहीं आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताना है आज, यहाँ पे लिखो कुमाऊं परिषद के अलग अलग अधिवेशन हुए थे ना, तो ऐसे लिखो कुमाऊं परिषद के अधिवेशन, कुमाऊं परिषद, ठीक है। कुमाऊं परिषद के अधिवेशन लिखना है आपको। अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था, ये इस टाइप से लिखना है, ठीक है। पहला कहाँ हुआ था, अगर पूछता है कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन जो बच्चों हुआ था, फर्स्ट जो अधिवेशन हुआ था सितंबर 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। पहला कहाँ लिखोगे, अल्मोड़ा। पहला कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा। कब हुआ था, सितंबर 1917 को इसका पहला अधिवेशन हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी सितंबर 1917 जयदत्त जोशी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। अध्यक्ष लिखो जयदत्त जोशी। इसके अध्यक्ष जो थे जयदत्त जोशी थे, जयदत्त जोशी। किसका, कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन के, ठीक है। लिखो कुमाऊं परिषद का सेकंड जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कब, 1918 में हल्द्वानी में, ठीक है। तारादत्त गैरोला की अध्यक्षता में। तो लिखो दिसंबर 1918 में, 1918 कहाँ हुआ था, हल्द्वानी में। और अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता समझ जाना, तारादत्त गैरोला, तारादत्त गैरोला जी की अध्यक्षता में क्या हुआ था इसका द्वितीय अधिवेशन। ऐसी थर्ड आता है आपका तृतीय अधिवेशन जो हुआ था इसका, वो कब हुआ था, 1919 में कोटद्वार में, ठीक है, बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में। तो लिखो 1919 में कोटद्वार में इसका ये मिलाने को आता है, ठीक है। बद्रीदत्त जोशी, अध्यक्षता किसने की थी, बद्रीदत्त जोशी जी की अध्यक्षता में ये नेक्स्ट हुआ था, ठीक है। इसके बाद फोर्थ जो हुआ था इनका, यानी अगला जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, ये हुआ था 21 से 23 दिसंबर 1920 गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में काशीपुर में, ठीक है। 1920 कहाँ हुआ था, काशीपुर। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, गोविंद वल्लभ पंत, यानी गोविंद वल्लभ पंत जी की अध्यक्षता में इसका चौथा अधिवेशन हुआ था। और ये जो आपके अधिवेशन है ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे, ठीक है, ये आपका पेपर में आता है। तो नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन लिखो, एक अमृतसर में मतलब कांग्रेस में गढ़वाल से भाग लेने, यानी ऐसे क्वेश्चन लिखो, अमृतसर कांग्रेस में गढ़वाल से भाग लेने वाले नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अमृतसर कांग्रेस में गढ़वाल से भाग लेने वाले नेता, गढ़वाल से भाग लेने वाले नेता, ये दो व्यक्ति थे बच्चों, बैरिस्टर मुकुंदीलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है, दोनों ठीक है। लिखो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा प्लस बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ये दो व्यक्ति थे। और ये कब हुआ था, 1918 में, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि अमृतसर कांग्रेस में गढ़वाल से भाग लेने वाले दो व्यक्ति कौन कौन से थे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ठीक है। ये दो के दो आपको क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं, बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है। इसके बाद जो अगला आता है, कुली बेगा प्रथा का अंत लिखो। एक कुली प्रथा थी ना, यहाँ सामान वगैरह ढोते थे और उसके बदले में पैसा वगैरह नहीं मिलता था, ठीक है। कुली बेगार प्रथा, कुप्रथा का अंत, यानी कुली बेगार प्रथा अंत कब हुआ था इसका, 13-14 जनवरी 1921 में, 13 से 14 जनवरी 1921 में। और कहाँ हुआ था ये, बागेश्वर के सरयू नदी में, ठीक है। इसका संबंध है सरयू नदी से, सरयू नदी में रजिस्टर फेंक दिए गए थे, ठीक है, रजिस्टर फेंक दिए गए थे, लिख दो सरयू नदी में रजिस्टर फेंक दिए गए थे, लिख दो यहाँ सरयू नदी कहाँ, बागेश्वर में, जो कुलियों का रजिस्टर था। अगला क्वेश्चन लिखो, जो इसका नेतृत्व था कौन कौन से थे, बेसिकली इसमें बेडी पांडे नेतृत्व लिखो, बद्रीदत्त पांडे, नेतृत्व लिखना बद्रीदत्त पांडे। इसके अलावा दो व्यक्ति थे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल नेतृत्व, ठीक है, चिरंजी लाल, ठीक है, हरगोविंद पंत, HB पंत लिखा है, ठीक है, हरगोविंद पंत, यानी बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल जी थर्ड थे, ठीक है। चिरंजी लाल लिख दो, चिरंजी लाल, ठीक है। इन लोगों के प्रयासों से क्या हुआ था, ये कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। अगला लिखना है आपको, कोटद्वार में गोरखणी सभा की स्थापना कब हुई थी, लिखो गोरखणी, ठीक है, गोरक्षणी सभा, सॉरी गोरक्षणी
गोरक्षणी सभा, ठीक है, कहाँ, कोटद्वार की स्थापना कब हुई थी, अगर अभी कोई पूछता है पेपर में, तो 1907 में, 1907 में धनीराम वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? धनीराम वर्मा, लिख दो ब्रैकेट में, धनीराम वर्मा जी ने किसकी स्थापना की थी? गोरक्षणी सभा की, कोटद्वार में। इसी के साथ जो आपका अगला क्वेश्चन आता है वो भी क्या हो सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है। सरोला सभा की स्थापना लिखो, सरोला सभा, सरोला सभा की स्थापना 1900 कब हुई थी? 4 में तारादत्त गैरोला ने की थी, ठीक है, 1904 तारादत्त गैरोला, तारादत्त गैरोला के नेतृत्व में क्या हुई थी? सरोला सभा की स्थापना हुई थी। अगला लिखना है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रेम सभा की स्थापना लिखो, प्रेम सभा दिख जाएगा ना यहाँ इस वाले पोर्शन में, हाँ दिख रहा, प्रेम सभा की स्थापना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1914 में हुई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, 1914 में हुई थी, 1194 लिख रहा मैं, 1914 में किसने की थी? जो अपने आप में गोविंद बल्लभ पंत ने काशीपुर में की थी, ठीक है, लिखो गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा ये कहाँ हुई थी? काशीपुर में। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, यानी प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? 1914 में गोविंद बल्लभ पंत जी ने की थी। बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते रहता है। कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन भी लिख लो, फिर जब आपने 4 लिख दिए तो कुमाऊं परिषद, उसी के नीचे लिख लो अगर जगह बची है तो, कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन ये हुआ था बच्चों टनकपुर में। कहाँ हुआ था? टनकपुर में 1923 में, ठीक है, 1923 में कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन हुआ था। अगला लिखो, कौन सा व्यक्ति कुर्मांचल केसरी नाम से जाना जाता है? कुर्मांचल केसरी, ये कहा जाता है बीडी पांडे को, बद्रीदत्त पांडे को क्या कहा जाता है? कुर्मांचल केसरी कहा जाता है, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, किसने कुली बेगार को खत्म करने के लिए खच्चर सेना को विकसित करने का प्रयास किया? लिखो खच्चर सेना, ठीक है, खच्चर सेना विकसित करने का प्रयास लिखो, ट्रेल। क्यों किया था? ये प्रयास किया था, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दूंगी, ये प्रयास था। और क्यों था? कुली प्रथा को समाप्त करने के लिए, ठीक है, लिखो कुली समाप्त, कुली प्रथा को समाप्त करने के लिए खच्चर सेना को विकसित करने का प्रयास किसने किया था? ट्रेल ने किया था 1822 में, ठीक है। ये चाहता था इससे अच्छा जो है जो खच्चर होते हैं, घोड़े वगैरह देखे होंगे, वो सामान को ढोएं, ना कि व्यक्ति को कुली बना के। अगला लिखो आप लोग, सर्वप्रथम कुली के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था किस गाँव में हुआ था? लिखो कुली के विरुद्ध सर्वप्रथम आंदोलन, कुली बेगार के प्रति सर्वप्रथम आंदोलन, सर्वप्रथम आंदोलन जो कुली प्रथा के विरुद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? कमिश्नर मतलब ये खत्याड़ी गांव अल्मोड़ा में, ठीक है, लिखो कहाँ हुआ था पूछेगा, खत्याड़ी गांव। और एक खत्याड़ी गांव जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में, ठीक है। यहाँ सबसे पहले कुली बेगार के खिलाफ सर्वप्रथम आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, कौन सा आंदोलन असहयोग की पहली ईंट, कौन सा आंदोलन असहयोग की पहली ईंट, असहयोग की पहली ईंट व रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, वह रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है उत्तराखंड में, ठीक है, वह रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये था बच्चों कुली आंदोलन को ही कहते थे, ठीक है। उत्तराखंड में कौन सा आंदोलन असहयोग की पहली ईंट व रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो ये अपने आप में कौन सा आंदोलन हो गया? कुली आंदोलन, ठीक है। अगला लिखो, कुली एजेंसी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? जोत सिंह नेगी के द्वारा 1908 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुली एजेंसी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1908 में, जोत सिंह नेगी। कुली एजेंसी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी अगर पूछेगा तो? कुली एजेंसी बनी थी बच्चों 1908 में, जोध सिंह नेगी लिख दो इसके ब्रैकेट में, जोध सिंह नेगी, ठीक है। कहाँ हुई थी कुली एजेंसी की स्थापना? जो मतलब कब हुई थी? 1908 में, जोध सिंह नेगी। अगला लिखो, कुली एजेंसी का सर्वप्रथम विचार किसने दिया? कुली एजेंसी का सर्वप्रथम विचार यानी किसके दिमाग में आया कि हम एक कुली एजेंसी बनाते हैं? ये आया था बच्चों गिरजा दत्त नैथानी, ठीक है। किसके में आया था? गिरजा
दत्त नैथानी जी के दिमाग में ये आया था कि हम लोग ये क्या बनाते हैं, सबसे पहले कुली एजेंसी बनाते हैं। अगला लिखो, कुली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर कौन था, डाइबिल। कुली बेगार के समय यानी कुली जो आंदोलन चल रहा था उस समय मेन जो डिप्टी कमिश्नर था इस आंदोलन के समय, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, वो कौन था, डाइबिल। ऐसे लिखना, कुली आंदोलन के समय मुख्य रूप से जो कमिश्नर था, डिप्टी कमिश्नर, डाइबिल था, ठीक है। अगला लिखना आपको, अभय नामक साप्ताहिक प्रकाशन का किसने शुरू किया, स्वामी विचारानंद सरस्वती। लिखो, अभय नाम का साप्ताहिक समाचार पत्र, अभय नाम का साप्ताहिक समाचार पत्र स्वामी विचारानंद सरस्वती, स्वामी विचारानंद सरस्वती के नेतृत्व में था, ठीक है। और ये कब हुआ था, 1922 में, 1922 में। अगला यहीं पे क्वेश्चन लिखना है आपको, काली कुमाऊं का शेर किसको कहा जाता है, हर्षदेव ओली को। काली कुमाऊं का शेर, काली कुमाऊं का शेर किसको कहा जाता है, हर्षदेव जोशी को, ठीक है, हर्षदेव ओली को, सॉरी, हर्षदेव ओली, हर्षदेव ओली को क्या कहा जाता है, काली कुमाऊं के शेर के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट यहीं आपको लिखना है, गढ़वाल केसरी जो तारा था वो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है, ठीक है। गढ़वाल केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। लिखो, गढ़वाल केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को, ठीक है। आप पूरा लिखना, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है, गढ़वाल केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला लिखो, गांधी जी प्रथम बार उत्तराखंड की यात्रा पर कब आए थे, गांधी जी प्रथम बार उत्तराखंड, प्रथम बार उत्तराखंड की यात्रा पर आए थे 5 अप्रैल 1915 को, ठीक है। 5 अप्रैल 1915 को पहली बार आए थे, ठीक है। और किसने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा, महात्मा गांधी ने। हर टाइप के क्वेश्चन, कौसानी को क्या कहा जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, कौसानी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। अगला लिखना है आपको, दांडी यात्रा में, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा में भाग लेने वाले उत्तराखंड की व्यक्ति कौन थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना, ठीक है। दांडी यात्रा में भाग लेने वाले उत्तराखंड के व्यक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए दांडी यात्रा में भाग लिया था। उत्तराखंड के 3 व्यक्तियों के नाम इसमें आते हैं, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और खड़ग बहादुर, ठीक है। ज्योतिराम कांडपाल एक आता है, ज्योतिराम कांडपाल, ठीक है। दूसरा आता है खड़ग जोशी, और तीसरा जो आता है मतलब अपने आप को कौन आता है, भैरवदत्त जोशी, ठीक है। खड़ग बहादुर और भैरवदत्त जोशी, खड़ग बहादुर लिखो इसको, और ये है भैरवदत्त जोशी, भैरवदत्त जोशी। ये कौन थे, जिसने सबसे पहले दांडी यात्रा में उत्तराखंड की ओर से भाग लिया था। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आपका ये क्वेश्चन भी सही होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, देघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना किसने की थी। देघाट अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है, अल्मोड़ा जिले में, गढ़वाल और उसकी सीमा में। देघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना जो किसने की थी, ज्योतिराम कांडपाल जी ने की थी, ठीक है। लिखो, ज्योतिराम कांडपाल, ज्योतिराम कांडपाल जी ने क्या थी, ज्योतिराम कांडपाल में देघाट में, मतलब ज्योतिराम कांडपाल जी ने देघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना की थी। नेक्स्ट लिखना आपको, पेशावर कांड कब हुआ था। हर टाइप के क्वेश्चन लिखने, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन टफ ही आएगा, टफ ही लिखे हम लोग। पेशावर कांड बहुत इंपॉर्टेंट, पेशावर कांड डेट सही, ठीक है, 23 अप्रैल 1930 को, 23 अप्रैल 1930। और पेशावर कांड का नायक किसको कहा जाता है, ये आपको पता ही होगा, वीरचंद सिंह गढ़वाली को, ठीक है। इसमें लिख दो, पेशावर कांड का नायक किसको कहा जाता है, वीरचंद सिंह गढ़वाली। नायक किसको कहता है, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाना। और पेशावर कांड में गोली चलाने के आदेश किसने दिए थे, लिखो, पेशावर कांड में गोली चलाने के आदेश किसने दिए थे। पेशावर कांड में गोली चलाने के आदेश कमांडर रिकेड ने, कमांडर
रिकेट ने क्या दिए थे, गोली चलाने के आदेश। ठीक है, अगला लिखो, गुजरात के धरासाना नामक स्थान पर नमक डिपो में धरना देने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति। लिखो, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। गुजरात के धरासाना नामक स्थान पर नमक डिपो पर धरना, धरासाना नामक स्थान पर नमक डिपो पर धरना देने वाले उत्तराखंड के व्यक्ति कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल। यही, ठीक है, ज्योतिराम कांडपाल, जो अभी मैंने उद्योग मंदिर बताया था आपको। इन्होंने ही गुजरात में धरासाना नामक स्थान पर जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसमें भाग लिया था। उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति थे ज्योतिराम कांडपाल, इन्हीं के द्वारा उसमें क्या किया गया था, प्रतिभाग किया था। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला लिखो, कौसानी के पास चनौदा नामक स्थान पर शांति आश्रम की स्थापना। लिखो, शांति आश्रम की स्थापना किसने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी ने। ठीक है, क्या लिखोगे? शांतिलाल त्रिवेदी ने 1937 में। कब की थी? 1937 में। और कहाँ पे? चनौदा में। ठीक है, चनौदा कहाँ पड़ता है? कौसानी के पास। ठीक है, और ये वैसे पड़ता है बेसिकली अल्मोड़ा जिले में। अभी चनौदा जो नाम का स्थान है अल्मोड़ा जिले में ही अपने आप में पड़ता है। तो शांति आश्रम की स्थापना किसने की अगर पूछता है तो आपको समझ में आ जाएगा, शांतिलाल त्रिवेदी जी ने इसकी आश्रम की स्थापना की थी। इसके बाद बच्चों आता है आपका जीएस वाला पोर्शन। मैंने क्या कहा, इस हफ्ते आपका कंप्यूटर वगैरह नहीं आने वाला है, वो नेक्स्ट वीक से हम कंप्यूटर और रीजनिंग के क्वेश्चनों को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो धैर्य रखना। अगला लिखो, महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख किसमें हुआ है? ये जीएस आ गई। ठीक है, महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख, महाजनपद नाम से 16 राज्यों का जो उल्लेख हुआ है वो एक मतलब ग्रंथ है, उसको बोलते हैं अंगुत्तर निकाय। क्या बोलते हैं? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में क्या हुआ, अपने आप में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, तमिलकम में कौन शामिल है? तमिलकम में कौन शामिल है? ये 3 लोग अपने आप में शामिल हैं, चोल, चेर और पांड्य। दक्षिण भारत के 3 वंश, चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, ये अपने आप में बच्चों तमिलकम इन तीनों का संयुक्त रूप क्या जाना जाता है। ठीक है, अगला लिखना आपको, अशोक के शिलालेखों की खोज कब हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के शिलालेख की खोज, अशोक के शिलालेख की खोज कब और किसने की थी? इनका जो नाम है पादरेटी फेंथर है। ठीक है, पादरेटी फेंथर ने की थी। और कब की थी बताया जाता है इसको? 1750 ईस्वी में। ठीक है, अगला लिखना है आपको, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसके द्वारा स्टडी किया, पढ़ा गया था? इसका नाम है अपने आप में जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा क्या किया गया था? सबसे पहले प्रिंसेप के द्वारा इसको पढ़ा गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837-38 के आसपास। ठीक है, 1837-38 के समथिंग इन्होंने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है, अगला जो आता है, जो अरबों की सिंध पर विजय कब हुई थी? अगला क्वेश्चन लिखो, अरबों की सिंध पर विजय, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरबों की सिंध विजय ये हुई थी 712 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी? 712 ईस्वी में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग को, कौन सा शासक खुद को अनूठा ब्राह्मण कहता था? कौन सा शासक खुद को अनूठा ब्राह्मण कहता था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, साउथ इंडिया से संबंधित है, सातवाहन वगैरह वंश से। लिखो, कौन सा शासक अपने आप को अनूठा ब्राह्मण कहता था? कौन सा शासक आपको खुद को मतलब अनूठा ब्राह्मण कहता था? ठीक है, ये कहता था बच्चों, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या कहते थे खुद को? अनूठा ब्राह्मण के नाम से जानते थे। ठीक है, अगला लिखो, रेशम बुनकर मतलब रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख किसमें मिलता है?
भारत में कौन सा अभिलेख रेशम बुनकरों की श्रेणी के बारे में बताता है, ठीक है। रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख करता है, मंदसौर अभिलेख। कौन सा करता है? मंदसौर अभिलेख। लिखो मंदसौर अभिलेख में क्या पता चलता है? रेशम बुनकरों की श्रेणी के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई है? मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई है? शूद्रक के द्वारा। ये भी बहुत आता है पेपर में। मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई है? शूद्रक के द्वारा लिखी गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, कुटागार शालाओं का संबंध है, यानी ये लिखो कुटागार शालाओं का संबंध। यानी कुटागार शालाएं होती क्या थी? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है बच्चों, वाद विवाद से संबंधित बौद्ध जो केंद्र होते थे, ठीक है। देखो वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल, डिबेट होता था यहाँ। वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल जो होते थे वो क्या कहलाते थे? कुटागार शालाएं कहलाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है यहाँ पर, बौद्ध जो मतलब बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, ठीक है। श्रमण कहा जाता था। श्रमण क्या होते थे? जो सांसारिक जीवन त्याग देते थे, ठीक है। उस टाइम पे श्रमण लिखो, ऐसे व्यक्ति जो सांसारिक जीवन का त्याग करते थे, ठीक है। सांसारिक जीवन को क्या करते थे? जो त्याग देते थे, क्या कहलाते थे? श्रमण कहलाते थे। ये क्वेश्चन भी आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है आपको, साल भंजिका की मूर्ति का संबंध किस स्तूप से है? सांची के स्तूप से। देखो साल भंजिका मूर्ति का संबंध सांची स्तूप से, सांची स्तूप से संबंधित है। यानी साल भंजिका मूर्ति किस स्तूप से संबंधित है? कहाँ से संबंधित है? अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्या है? कहाँ से संबंधित है? अपने आप में सांची के स्तूप से संबंधित है। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, यहाँ से वो लिखना, बौद्ध धर्म में जुड़े पुरातन परंपरा के अनुयायी स्वयं को क्या कहते थे? थेरवादी। लिखो, ऐसे लिखो, थेरवाद क्या था? थेरवाद लिखो, बौद्ध धर्म के पुरातन अनुयायी, यानी पुराना बौद्ध धर्म जो के पुरातन वाले जो पहले वाले थे, ठीक है। पुरातन अनुयायी, फॉलोअर, खुद को क्या कहते थे? वो अपने आप में थेरवादी कहते थे। ये प्रश्न भी आपका इंपोर्टेंट रहता है, ठीक है। अब देखो क्या कुछ बता रहा हूँ, जैसे अगर कभी आता है महाबलीपुरम के मंदिर, महाबलीपुरम के रथ मंदिर भी आता है इसमें, ठीक है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर, ये कहाँ है? अपने आप में तमिलनाडु लिख दो, पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ देवलगढ़ का मंदिर है यूपी में, मिलाने भी आता है कभी कभी। देवलगढ़ मंदिर शायद झांसी के आसपास है, ठीक है, यूपी में। इसके बाद कैलाशनाथ मंदिर एलोरा में, एलोरा महाराष्ट्र में पड़ता है। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा, और एलोरा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। अपने आप में ये क्वेश्चन भी आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, अब्दुल रज्जाक ने विस्तृत विवरण किस साम्राज्य का प्रस्तुत किया है? देखो ऐसे लिख दो सीधे, अब्दुल रज्जाक आया था, अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य में आया था, लिख दो विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। यानी अगर कभी पूछता है कि अब्दुल रज्जाक जो आया था किस साम्राज्य में आया था, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? विजयनगर साम्राज्य के अंदर वो आया हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, अल बरूनी, अल बरूनी का नाम सुना होगा, वो कहाँ का संबंधित था? वो था अपने आप में उज्बेकिस्तान। लिखो अल बरूनी किसके साथ आया था? ये तो पता ही होगा, मोहम्मद गजनी वगैरह के नाम सुने होंगे आपने। तो उज्बेकिस्तान का था, ठीक है, उज्बेकिस्तान का ये था। जैसे अब्दुल रज्जाक था ना, अब्दुल रज्जाक था हेरात का, ठीक है। अब्दुल रज्जाक के ब्रैकेट, अब्दुल रज्जाक कहाँ का था अगर पूछते हैं? हेरात का था, ठीक है। हेरात एक देश है, वहाँ से संबंधित है, हेरात से। जबकि अल बरूनी जो था वो कहाँ से संबंधित था? उज्बेकिस्तान से। इसी प्रकार से एक आता है इब्न बतूता, जो कि मोरक्को से संबंधित था, ठीक है। लिखो इब्न बतूता, ये था मोरक्को से संबंधित। और ये भी पता होगा ना, जो इब्न बतूता था, ये जब भारत में आया था, इसकी जो रचना थी वो रिहला की नाम से जानी गई, ठीक है। लिखो
इब्न बतूता के नीचे लिखो, इसकी रचना का नाम रिहला था, यानी इसका यात्रा वृत्तांत जो था रिहला नाम की रिहला था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिहाला या रिहला, इसके द्वारा जो यहाँ का विस्तृत वर्णन किया गया है। लिखो रिहला, ब्रैकेट में लिखो इसका यात्रा वृत्तांत था। ठीक है, किसका? इब्न बतूता। अगला जो क्वेश्चन लिखना है आपको, उलूक तथा दावा व्यवस्था का संबंध किससे था? तुगलक काल की डाक व्यवस्था से। उलूक प्लस दावा, उलूक प्लस दावा जो था तुगलक कालीन क्या थी? डाक व्यवस्था थी। ठीक है, तुगलक कालीन डाक व्यवस्था, यानी जो डाक सिस्टम था तुगलक काल में, उसको क्या कहा गया? उलूकिया दावा। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर किसने कहा था? मुगल कालीन शहरों को लिखना है। ठीक है, मुगल कालीन शहरों को किसने शिविर नगर कहा था? किसने शिविर नगर कहा था? शिविर नगर कहा था। ये जो शिविर नगर नाम से संबोधित किया था उसका नाम था अपने आप में बर्नियर। ठीक है, शिविर नगर किसने कहा था? बर्नियर ने। ये 12th की चल रही है आजकल एनसीईआरटी। ठीक है, मुगल कालीन शहरों को बर्नियर ने शिविर नगर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, जंगम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? यायावर। जंगम का मतलब क्या होता है? यायावर। ठीक है, लिखो जंगम शब्द, ये होते थे बच्चों जंगम शब्द ना यूज यायावर भिक्षुओं के लिए, यानी जो इधर उधर मतलब भिक्षु होते थे ना उनके लिए। यायावर मतलब जो एक जगह नहीं रुकते हैं। ठीक है, यायावर भिक्षुओं हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जंगम शब्द का प्रयोग किया गया है। यहीं पर एक क्वेश्चन अपने आप का आता है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी है? बर्नियर ने। ठीक है, लिखो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी है? बर्नियर ने। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी है? बर्नियर के द्वारा ये रचित है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन लिखो, मारीची देवी का संबंध किस धर्म से है? मारीची देवी का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। मैं सिर्फ एनसीईआरटी के फैक्ट बता रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसी के बाद दो क्वेश्चन लिखो, कौन अपने आप को गरीब नवाब भी कहता था? नवाज। गरीब नवाज के नाम से किसको जाना जाता था? गरीब नवाज। गरीब नवाज के नाम से जाना जाता था मोइनुद्दीन चिश्ती। लिख दो, मोइनुद्दीन चिश्ती को क्या कहा जाता था? गरीब नवाज भी कहा जाता था। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता था। और लास्ट जो लिखना है आपको, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती, लिखो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, सेम सलीम चिश्ती की दरगाह। ये हो गया आपका डे नंबर 48 और 49, 50। ये 12th की एनसीईआरटी भी आपकी 2 क्लासेस के बाद क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस हफ्ते मैंने कहा कि थोड़ा सा एडजस्ट आप लोगों को करना है। नेक्स्ट वीक से हम कंप्यूटर के साथ साथ करंट अफेयर और करंट अफेयर के साथ साथ कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के देखेंगे। तो जब हमारे पास लगभग 40 क्लासेस यानी 35 से 40 क्लासेस के बीच अगर हमें मिलती हैं बाकी चीज़ों के लिए, वो आपके लिए सफिशिएंट होगी। ठीक है, होपफुली ये जो चीज़ें हैं आप लोगों की समझ आई होंगी, आप लोग इस पर काम करेंगे और थोड़ा सा इसको रिवीजन भी आप लोग देखते रहना। ठीक है, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा क्लासेज हो जाएँ, आप लोग पीछे हो जाएँ। फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।